जाती है और उसका कोमल मन उसे हर बार किसी की जान लेने से रोक लेता है। जिसके बाद वो एक लोहार की स्किल से इम्प्रेस होकर उससे अपने लिए तलवार बनाने की जिद करती है। पर उस लोहार ने जो बदले में मांगा, ऐसा उस लड़की ने कभी नहीं सोचा होगा। इस एनीमे की शुरुआत में एक ट्रेड सिटी नाम के शहर को दिखाया जाता है, जिसकी मार्केट में एक सब्जी वाला डिस्काउंट पर सब्जियां बेचता नजर आता है। पर फिश शॉप पर आज ज्यादा भीड़ है। एक मिलिट्री एम्पायर दुकान पर कुछ सामान लेते लेते दुकानदार को काफी परेशान कर देता है। इसके बाद वो दुकानदार उसे आगे बढ़ने को कह देता है, पर लगता है कि उसने गलती कर दी, क्योंकि उस मिलिट्री गार्ड ने उसकी गिरेबान कसकर पकड़ ली। तभी वहां पर सेल्फ डिफेंस की एक नाइट गार्ड आ खड़ी हुई। उसने कहा कि किसी भी शाही मिलिट्री के मेंबर को मार्केट में दादागिरी करने का कोई हक नहीं है। अगर उसका यही बर्ताव जारी रहेगा तो एम्पायर को खबर दे दी जाएगी, नहीं तो उसकी तलवार कैम्बेल उसका फैसला यही कर देगी। इतना सुनते ही वो गार्ड वहां से रफू चक्कर हो जाता है। उस लड़की का नाम सेसिली है। उस लड़की का नाम सेसिली कैम्बेल है, जो गांव की लड़की है। पर अचानक पड़ोस में ही एक आदमी पागलों की तरह अपना आपा खोकर नुकसान पर नुकसान कर रहा है। वो पहले नाइट ब्रिगेड का लीडर हुआ करता था। सेसिली उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, क्योंकि जिस तलवार को लोगों की रखवाली के लिए बनाया गया, उसका इस्तेमाल उनकी जान माल लेने का, नुकसान करने का पाप है। लेकिन उस नाइट की कानों में जू तक नहीं रेंग थी। वो लगातार अपनी तलवार से बेहाल हमला करता रहता है और सेसिली को देखते ही वो उस पर भी हमला कर देता है। उस नाइट का कहना था कि मैं अपना दिमागी संतुलन खो बैठा हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि इस वक्त वो बच्ची उससे दूर ही रहे। और सेसिली का फर्ज है अपने राज्य को, लोगों की रक्षा करना। पर एक ही वार में सेसिली की तलवार के दो टुकड़े हो जाते हैं, और जैसे उस नाइट की तलवार सेसिली के दो टुकड़े करने ही वाली होती है, कोई तीसरा आकर उसकी जान बचा लेता है और दुश्मन की भारी भरकम तलवार को बीच से चीर देता है। उस लड़के का नाम ल्यूक एंसवर्थ है। जैसे ही सेसिली उसका शुक्रिया करने उठती है, वो फिर से गिर जाती है और उसकी गिरी हुई हरकत देखकर ल्यूक अपने रास्ते चल देता है। ल्यूक की साथी लीजा उसका थैंक्स एक्सेप्ट करके चली जाती है। ल्यूक को सेसिली कमजोरी होता लगी, पर लीजा को मानना है कि कम से कम वो बहादुर तो है। पर ल्यूक उसके बारे में अब और ज्यादा बात नहीं करना चाहता। आज ल्यूक की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, पर फिलहाल वो थका हुआ है और घर जाना चाहता है। फिर हम कुछ लोहारों को तलवार बनाते हुए देखते हैं, जो लोहा पिघलाकर उसका आकार बदलते नजर आते हैं। उन्होंने सिसिली को मना कर दिया कि वो टूटी हुई तलवार दोबारा नहीं जोड़ते, पर तो सिसिली को तलवार उसे जान से भी प्यारी है, क्योंकि ये उसकी खानदानी निशानी है। अब शायद ही कोई लोहार है जो ऐसी तलवार को दोबारा जोड़ सके। सिसिली की दोस्त पैटी उसे सलाह देती है कि उसे एक नई तलवार ले लेनी चाहिए। वैसे तो उसे जोड़ना लगभग नामुमकिन है, पर अगर उसने ऐसा कर दिखाया तो जरूर वो राज उन्हें बता देगा, ताकि बाकी लोगों का भला हो सके। सेसिली को अभी भी ल्यूक का वो वार याद है। उसने बाकी लोहारों से ल्यूक के बारे में जानने की कोशिश करी, तो कहीं दूर जाकर उसे ल्यूक का ठिकाना तो मिला, पर उस पर लीजा का नाम लिखा हुआ था और लीजा खुद भी उसमें से निकल कर आती है। सेसिली अंदर ल्यूक को देखकर खुद को इंट्रोड्यूस करती है और एक और बार उसका शुक्रिया अदा करती है। लेकिन ल्यूक का ध्यान किताब में देखकर वो जबरदस्ती उससे हाथ मिलाने लगी और उसे रिलेशनशिप बढ़ाने के ऊपर ज्ञान देने लगी। तभी लीजा उन्हें एक एक चाय का कप बना कर लाती है। इसलिए ल्यूक के पूछने पर बता देती है कि वो यहाँ पे एक नई तलवार फॉर्ज करवाने आई है, बिल्कुल वैसी ही जैसी ल्यूक के पास है। ल्यूक ने बताया कि जब से उसके पिता की मौत हुई है, तब से उन्होंने तलवार फॉर्ज करना बंद कर दिया है। पर लीजा के मुंह से निकल गया है कि उन्होंने हाल ही में एक स्वॉर्ड डिजाइन की है। सिसिली को यकीन है कि वो जो क्वालिटी ल्यूक उसे दे सकता है, वो और कोई नहीं मिल सकती। ल्यूक ने कहा कि वो अब सिर्फ अपने लिए कटानास बनाता है, वो आगे कुछ नहीं कहता, बस सिसिली को जाने की सलाह देता है। और वो इतनी जिद्दी मानने वाली कहाँ है। उसने अपनी टूटी हुई स्लॉट निकाली और कहा कि वो पिछले महीने की नाइट बनी है, और लेकिन कैम्बेल हाउस डेविल कॉन्ट्रैक्ट वॉर के टाइम से लड़ रहा है। उन्होंने इंडिपेंडेंट ट्रेड सोसाइटी की बसावट में मदद की है। उसकी दादाजी ने ये जिम्मेदारी उसके पिता को दी और पिछले महीने अपने प्राण त्यागने से पहले उसके पिता इस जिम्मेदारी को बोझ सिसिली के कंधों पर डाल गए। और एक अकेली औलाद होने के नाते उनकी लेगेसी को आगे ले जाकर जाना उनका फर्ज है। लेकिन इस टूटी हुई तलवार से तो एक बिल्ली को भी मारना मुश्किल है। पर अब इस तलवार के बाद उसके पास और कुछ नहीं बचा है। वो ल्यूक के हाथों से बनी एक ऐसी तलवार चाहती है जो कभी ना टूटे और ना कभी हार माने। ऐसी तलवार जो हर कदम उसका साथ निभाने को दम रखे। लीजा ने उसे सपनों की दुनिया से बाहर निकलते हुए कहा कि अनब्रेकेबल तलवार जैसी चीज इस दुनिया में है ही नहीं। और ल्यूक समझ चुका है कि सेसिली कहना क्या चाहती है, पर अनजाने में सेसिली हद से ज्यादा आगे बढ़ जाती है और अपनी बात साबित करने के लिए चिल्लाने लगती है। फिर सेसिली को नाइट्स और बीस्ट के बीच में हो रही फाइट के बारे में खबर मिलती है, जहाँ उसके साथी कार्गो को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, और कोई बहुत ही शातिर दिमाग के लिए अपनी अगली चाल के लिए तैयार है। तभी वो तीनों भी वहाँ पहुँचते हैं और उन्हें उन गुंडों के बारे में पता लगता है जिनकी वजह से उनकी हालत हुई है। उन बीस्ट को ल्यूक समझ जाता है कि उन्हें जरूर कोई कंट्रोल किए हुए है, जिससे बदला लेने के लिए सिसिली पूरी तरह तैयार है। वो जैसे ही अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ती है, वैसे एक और बार उसे मुंह की खानी पड़ती है, पर ल्यूक सही टाइम पर आकर उसे बचा लेता है।
और कहता है कि सेसेरी की तलवार से जुबान चलती है। जिसके बाद ल्यूक एक-एक करके उन सभी पिलर्स की खटिया खड़ी कर देता है। लगता है उसे देखकर दुश्मनों का प्लान फेल होने लगा है, पर भागने से पहले उनका आखिरी चाल चलना बाकी है। जैसे ही ल्यूक ने मामला ठंडा किया, वैसे ही आज एक तेज रोशनी जंगल की ओर निकलती है और उसके साथ ही पूरा मामला जमने लगता है। इसके बाद उनका सामना होता है एक बड़े से मॉन्स्टर से, जो एक इंसान है और अपना रूप बदलकर यहाँ आया है। उसकी दहाड़ सुनते ही सेसिली गहरी सोच में चली जाती है। ल्यूक चाहता है कि लीजा उसे उठाकर कहीं दूर ले जाए, पर सेसिली इतनी जल्दी अपनी जिम्मेदारी कहाँ भूलने वाली थी। वो ल्यूक को खतरे में देखकर ठीक उसके सामने आ खड़ी होती है और अपनी टूटी हुई तलवार उसके सामने तानकर अपने खानदान की विरासत की टींगे मारने लगती है। लगता है उस आइस मॉन्स्टर को उसकी बातें कुछ खास पसंद नहीं आई। सेसिली ने कहा कि राज्य के हर नागरिक की रक्षा करेगी, यहाँ तक कि ल्यूक को भी। तभी ल्यूक ने देखा कि अब उनके पास तब तक कुछ टाइम है, जिसमें वो लीजा के साथ मिलकर एक नई कटाना फोर्ट को कर सकता है। वो दोनों अपना जादुई प्रोसेस शुरू करते हैं और ल्यूक जरूरत के हिसाब से कटाना का मेटल उसकी शार्पनेस के साथ हर छोटी से छोटी बारीकी बताकर कुछ मंत्र पढ़ता है, जिसके कुछ ही देर बाद ही एक एनर्जी से उसकी तलवार फॉर्ज होकर मिल जाती है। इसे देखते ही सेसिली की नई तलवार की चमक उसकी आंखों की चकादौन कर देती है। ल्यूक के आगे बढ़ती सेसिली की खानदानी तलवार पूरी तरह से अपना दम तोड़ देती है और बिखर जाती है। लीजा आकर उसे संभालती है। ल्यूक ने कहा कि अब दुनिया देखेगी उसकी कटाना की चमक और उसकी काबिलियत। ल्यूक की कटाना लावा की तरह झुलसने लगी और वो एक आइस मॉन्स्टर को उसे पिघलाकर टुकड़े करने की कोशिश करता है और पहले बार में ही अपनी मंशा जाहिर कर देता है। आइस मॉन्स्टर को भी अपनी मौत आती नजर आ रही है। लीजा ने बताया कि ल्यूक की ये कटाना कोई दिनों की तपस्या की देन है। उसने अपने इसे बनाने के लिए सालों साल दिन रात किया है, तब जाकर इतनी खतरनाक और दमदार तलवार उसका साथ देती है। उसकी कटाना की धार और चमक दुनिया की किसी तलवार को टक्कर नहीं दे सकती। इसी बीच मॉन्स्टर अपना साइज बढ़ाने की कोशिश करता है। ल्यूक हर हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। ल्यूक को हमला न करते देख सेसिली की घबराहट बढ़ रही है। लीजा से बताते कि ल्यूक फिर से अपनी तलवार को खोना नहीं चाहती, क्योंकि एक योद्धा जानता है कि उसे कब अपना सही वार करना चाहिए और तब तक इंतजार करना भी एक योद्धा की निशानी है। अपनी जान को दांव पर लगाकर जीतना ल्यूक का अंदाज है। देखकर लग सकता है कि ल्यूक कमजोर पड़ रहा है, पर असल में वो जानता है कि उसे कवर क्या करना है। अपनी आखिरी चाल सफल करने के लिए ल्यूक अपनी गर्मा गर्म तलवार से आइस मॉन्स्टर की छुट्टी कर देता है। उसे एक हीरो को आते देख सेसिली उसकी स्ट्रेंथ से कुछ ज्यादा ही प्रभावित होकर एक्साइटेड हो जाती है, पर उसकी आंखों के सामने ही वो कटाना धूल की तरह बिखर जाती है। उसने आकर कहा कि उसने कार्गो के साथ कई गार्ड्स को बचाया है, इस बात को पूरी तरह फीस मिलनी चाहिए। सेसिली एक नाइट होने के नाते इस बात की रिक्वेस्ट जरूर डालेगी और इसी जल्दबाजी में सेसिली अपना मेन कवच तोड़ देती है, और जिसे देखकर ल्यूक की तो जैसे हालत खराब होने लगी। ये उन तीनों के लिए काफी एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है। अगले दिन सेसिली उसका धन्यवाद करती है। कल गुंडों बदमाशों का बीस्ट को कंट्रोल करना और एक डीमन कॉन्ट्रैक्ट बनाना गैर कानूनी है, लेकिन ये काम थोड़े बहुत गुंडों को नहीं, जरूर इसके पीछे एक बहुत बड़ा गिरोह है, ये या फिर ऐसी कोई बात जिनसे छिप रही है। पर कल वाली अपनी गलती के लिए वो ल्यूक से माफी मांगती है, क्योंकि जल्दबाजी में सेसिली थोड़ा इधर उधर निकल गई थी। ल्यूक का चेहरा देखकर लगता है कि जैसे किसी ने सालों की खुंदस उस पर निकाली हो। लीजा उसकी गुस्से को शांत करने की कोशिश करती है, पर ल्यूक उसे भी धमकी देकर चुप करवा देता है। उसने ल्यूक को होने वाली मीटिंग के बारे में याद दिलाया, क्योंकि कल भी ल्यूक ने मीटिंग मिस की थी, पर ये मुंह लेकर ल्यूक किसी से मिलना नहीं चाहता। उसके मीटिंग में बार बार न आने से तीनों सिटी के ऑफिशियल्स भी परेशान हैं, लेकिन ट्रेड सिटी का हेड हुगो इस बात से कोई शंका नहीं रखता। दूसरा हेड उसे इस तरह की मीटिंग्स में आकर अपना टाइम बर्बाद करने से मना करता है, कि उसने शहर के बाहर को डीमंस को तो हरा डाला हुआ है। चेकफील्ड को भी ये यही कहना है। डीमंस के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखी जा रही है। अब जिस भी राज्य को ये मालूम होगी, उससे आखिर क्यों सबके साथ शेयर करेगा। एमिनल वॉर को खत्म हुए 44 साल हो चुके हैं, और इतने टाइम बाद डीमंस कॉन्ट्रैक्ट का सामना आना खतरा होगा साइन हो सकता है। मगर एक बात तो पक्की है कि वेलबानी शहर के कारण पूरी दुनिया को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ हॉल में सन्नाटा छा जाता है। इस मुसीबत से बचने के लिए उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो उस पवित्र तलवार को जल्द से जल्द बनाना होगा। अगर वेलबेन कुछ देर तक बचा रहा तो उन्हें पवित्र तलवार को बनाने का कुछ और टाइम मिल जाएगा। अब दुनिया की किस्मत इसी बात पर टिकी है। इसी बीच एक और लेडी उन्हें ज्वाइन करती है और सोचती कि उसके बिना तो मीटिंग में कुछ बातें ही नहीं हुई, इसलिए वो मीटिंग शुरू करने की परमिशन देती है। फिर इन लोगों की लाश की गिनती होती है जो कल लड़ाई में बीस्ट को हाथों मारे गए थे। वहाँ मौजूद एक सीनियर ऑफिसर कहता है कि ट्रेड मिलिट्री के लोग बहादुर तो है, पर कभी कभी मौत की चिंता ना करने के वे गलत रास्ता बन जाता है, क्योंकि डीमन कॉन्ट्रैक्ट युद्ध की तरह वो इंसानी जान को कच्चे की तरह समझते हैं। इसी बीच एक गुंडे को पकड़े जाने की खबर मिलती है। लगता है कि ये उसी गिरोह का आदमी है जिन्हें ड्रग्स देकर मॉन्स्टर बनाया जा रहा है। वो आदमी काले कपड़े पहने हुआ आदमी का जिक्र करता है।
जिसका चेहरा वो नहीं देख पाया। उसी ने उन्हें गिरोह को ट्रांसपोर्ट स्क्वाड के बारे में खबर दी और फिर उन्होंने हमला किया। उन इंसानों ने कार्गो के बारे में बताया कि उसके अंदर कई सारा कीमती खजाना है। सिर्फ यही नहीं, उस बदमाश ने बताया कि उनके बॉस को भी एक डीमन में बदल दिया गया और वो नहीं जानता कि उन्होंने कौन सा ड्रग इस्तेमाल किया है। तभी उसके मुंह से एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर आता है, जिससे टाइम रहते वो लोग खत्म कर डालते हैं और सोचते कि आखिर ये काले कपड़े वाला इंसान है कौन। ल्यूक और लीजा अपने वेयरहाउस में कुछ नया फॉर्ज कर रहे हैं, जिन्हें सिसिली बाहर खड़ी होकर ध्यान से देखती है। उन्हें काम करते देख उसे लगा कि ल्यूक नई खटाना पर काम कर रहा है और उसने कहा कि वो एक मामूली सी चूड़ी बना रहा था। जो भी उसने देखा वो तो सिर्फ कारीगरी का एक हिस्सा है, लेकिन अभी भी टेम्परिंग, टच अप और पॉलिशिंग करना बाकी है। लेकिन उसे लगता है कि वो कितनी डिटेल में समझा ले, पर बुद्धि सिलसिले को कुछ समझ नहीं आने वाला। उसे इन चीजों से दूर रहना चाहिए। असल में लीजा ने उसे दरवाजे से झटकाते हुए देख लिया था। दरवाजे से झांकते हुए देख लिया था। हालांकि इस रूम में किसी लड़की का घुसना सख्त मना है, पर लीजा का मामला अलग है तो वो एक लड़की ही, पर वो ल्यूक की स्पेशल असिस्टेंट भी है। पर जो भी हो, सेसिली नई कटाना के लिए काफी एक्साइटेड है, जिससे ल्यूक और भी डीमन की छुट्टी कर देगा। इन सब के लिए जरूर उसे कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती होगी, लेकिन ल्यूक उससे सब बातें कहाँ बताने वाला है। एक बार फिर से उसी नाइट को जेल में दिखाया जाता है जो शहर में नुकसान करे जा रहा था। फिर खबर हनीबॉल के रास्ते ह्यूगो तक पहुंचती है। वो उसे काले कपड़े वाले अनजान और टीमन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है। अगो ने कहा कि जल्द से जल्द उन्हें उस अनजान की पहचान को परखना होगा, जिसकी जिम्मेदारी हनीबॉल की होगी। हनीबॉल भी पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेता है और सामने रखे बक्से को खोलता है, जिसमें फिलहाल खाली है। अगो ने कहा कि उन्हें इस तलवार का इंतजाम करना होगा, जिसके लिए लुक और सेसिली को साथ आना होगा। पर फिलहाल हुगो ने एक नए मेहमान को बुलाया है, जो कौन है सिर्फ वही जानता है। एक बार फिर हम ल्यूक के घर को सबको लंच करते देखते हैं। सेसिली एक और बार ल्यूक से अपने लिए कटाना फॉर्ज करने के लिए जिद करती है। सेसिली अभी एक नई योद्धा है और उसे कई नए मुकाम हासिल करने हैं। वो कटाना के लिए कुछ भी कीमत देने को तैयार है। वो चाहती कि लोग उसकी सिर्फ ये एक इच्छा पूरी कर दे। किसी तरह वो उसके मुंह से हवा निकलवा ही लेती है। इसके बाद उसके चेहरे पर एक अलग मुस्कान देखने को मिलती है। ल्यूक ने कहा कि बिल्कुल यही बात उससे किसी और ने भी कही थी। तो ठीक है, सबसे पहले पैसों की बात कर ली जाए। ल्यूक ऐसे तो किसी के लिए भी इतनी बेइज्जती तलवार फ्री में नहीं बना कर देगा। सेसिली भी पैसे देने के लिए तैयार है, पर जब उसने ल्यूक के मुंह से हर एक चीज की कीमत के बारे में सुना तो उसका मुंह डर गया। ल्यूक हर एक चीज की कीमत को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, जिसे सुनकर सेसिली हक्की बक्की रह जाती है और वो कहती है कि एक मामूली सर्वेंट सिर्फ एक तलवार पर इतना पैसा खर्च नहीं कर सकती है, क्योंकि ल्यूक ना तो उसे ईएमआई प्लान दे रहा है और ना कोई डिस्काउंट। शायद वो उसके लिए कटाना बनाना ही नहीं चाहता। उसने कहा कि अगर सेसिली का पास पैसा नहीं है तो उसे एक कटाना के बारे में भूल जाना चाहिए। सेसिली फ्रस्ट्रेट होकर सीधे अपनी दोस्त पैटी के पास पहुंचती है। कहती है कि मैं ही बेवकूफ थी कि उस ल्यूक को मैंने भला माना समझा। तभी हनीबॉल उसे अपना पास बुलाकर एक स्पेशल मिशन के बारे में बताता है। हागो को कैबिन की ओर जाते हुए हनीबॉल उसे कहता है कि उसे ल्यूक के साथ मिलकर एक बेशकीमती चीजों की रखवाली करनी है। सेसिली हैरान है, सिर्फ वही क्यों? हनीबॉल कहता है कि पहले तो वो एक काबिल लड़की है और दूसरा कि वो एक लड़की है। केबिन के गेट को नॉक करते हुए हगो उन्हें अंदर आने को कहता है और सेसिली का स्वागत करता है। वो सेसिली को एक नए मेहमान से मिलाना चाहता है, जो एक दूसरी लड़की एरिया है, जिसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी सेसिली को मिलने जा रही है। फिर दोबारा उस कैदी को दिखाया जाता है। वो बेचारा अपने पूरे अतीत से इतना तंग आ चुका है कि अब सिर्फ मरना चाहता है। वो बार बार कैदों को कोसता है। वही एरिया और सेसिली की पहली मुलाकात हुई। सेसिली उस बेशकीमती सामान के बारे में पूछती है, जिसके बारे में हनीबॉल उसे बता रहा था, पर उसने सिर्फ आधी बात बताई। एरिया कहती है कि तुम्हें मेरी ही रखवाली करनी है, क्योंकि मैं ही वो मैजिक स्वॉर्ड हूँ। सेसिली को तो उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, जिसके बाद वो फिर से एक बार ल्यूक के पास पहुंच जाती है, पर इस बार उसकी मांग कटाना नहीं है। आज वो एक जरूरी काम से आई है। ल्यूक को अभी भी यकीन नहीं कि सेसिली जैसी नकली नाइट कभी काम की बात भी कर सकती है। जैसे ही एरिया ने पूछा कि क्या ये दोनों अच्छे लवर्स हैं, तो सेसिली अपनी नर्वसनेस को फ्रस्ट्रेशन में बदलकर ल्यूक पर लपक पड़ती है। उन्हें इस तरह देखकर एरिया की तो हंसी छूट गई। लीजा ने उसे खाने के लिए कुछ बेर भी दिए, जो ऐश फॉरेस्ट का एक खास फल है। बाकी ये जगह स्पिरिट पार्टिकल से घिरी हुई है। ल्यूक ने पूछा कि लड़की को मैं एक मैजिक स्वॉर्ड क्यों मान लूं? फिर एरिया कुछ मंत्र बोलती है और उसके चारों ओर तेज हवाएं चलने लगती हैं, जो एक तेज रोशनी से एरिया की चमचमाती मैजिक स्वॉर्ड में बदल जाती है, जो दूर से ही किसी चीज के दो टुकड़े कर सकती है। पर वो हमला एक कॉन्ट्रैक्ट ही जैसा था। ल्यूक ने बताया कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए तमगाने की जरूरत होती है। अपनी तारीफ सुनने के बाद एरिया फिर से एक सुंदर लड़की में बदल गई। ल्यूक को समझ नहीं आ रहा कि आखिर एक मैजिक स्वॉर्ड की जिम्मेदारी किसने सेसिली को क्या सोच कर दे दी। सेसिली कहती कि कोई ये सोच भी कह नहीं सकता कि एक मैजिक स्वॉर्ड एक लड़की में बदल सकती है।
इसलिए उसकी सेफ्टी काफी बढ़ जाती है। जब एक और बार ल्यूक ने उसके वापस आने के कारण पूछा तो